नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रीलिम्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं, ईयर 2013 से लेकर और 2025 तक, जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए, उन सभी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी से वायदा भी किया था कि मैं ये ऐसा करूँगा कि 2013 से लेकर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और फिर 25 तक जितने भी अपने सेगमेंट वाइज, जैसे हमें अपने में सबसे पहले अपने जो सिलेबस में चल रहा है वो पॉलिटी चल रहा है, हम जो भी अपने ग्रुप में करते हैं वो पॉलिटी है। अब इसके बाद में जैसे मान लो ज्योग्राफी शुरू करेंगे, तो पहले फिर उसके बाद में है जो ज्योग्राफी का अपन लोग पूरे पीवाईक्यू करवाएंगे। इसमें हम लोग मेंस के तो अपन के साथ साथ में जो अपन डाउट वाला सेशन लेते हैं वो उसमें हम लोग करवा देंगे, या जो मेंस के लिए हमारी क्लासेस चल रही है उसके ऊपर कर लेंगे। मेंस में जो भी पीवाईक्यू आए हैं उनकी एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन अब प्रीलिम्स के लिए अभी से हमें अवेयर रहना है कि जब हम फाउंडेशन की ये जो समय है, जब हम मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन भी पढ़ रहे हैं, उस समय हम लोग कैसे उस एक थीम को एनालिसिस करें कि यहाँ से कितने प्रश्न पहले प्रीवियस ईयर में आए हैं प्रीलिम्स में, और या फिर अगर कोई प्रश्न आया है तो कितनी बार रैपिडली वापस आया है, वो टॉपिक अपने एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछने की प्रकृति क्या है, उस प्रश्न में जो एग्जामिनर कहाँ पे थोड़ा सा एक फॉल्ट डाल लेता है और उस फॉल्ट से हमारा पढ़ा हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है। ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे वो स्टेप्स है जहां हमारी गलतियां हो सकती है, इन सबको हम लोग एनालिसिस करते हुए ये कोशिश करेंगे कि उन चीजों को हम लोग अच्छी कर सकें जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है। उसके बाद में हमें एक चीज ये भी समझनी है कि अगर 2013 से 2025 तक के प्रीलिम्स के पेपर हम लोग एनालिसिस करें तो कितने ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे वापस रिपीट हो सकते हैं। तो मैं पिछले लगभग 3 से 4 प्रश्न जो वर्ष है उनका एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि लगभग 25 से मतलब 25 प्लस प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। रिपीट होने का मतलब ऐसा नहीं कि हूबहू रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि या तो कोई ऑप्शन हो गया, जैसे मान लो 3 स्टेटमेंट थे, स्टेटमेंट 2, 3 और 4, अब इसमें से सेकंड स्टेटमेंट को वापस रिपीट कर दिया, या तो ऐसे हो गया, या फिर जिस थीम के ऊपर प्रश्न पूछा गया था उस थीम को ही वापस रिपीट कर दिया। तो ऐसे यूपीएससी ने बार बार किया है और ये करती रही है। 2025 में भी हुआ है, 2024 में तो बहुत ही ज्यादा हुआ, 25 में तो मेरे ख्याल से 22 से 23 ऐसे प्रश्न थे जो हूबहू वापस रिपीट हुए हैं। तो अगर हम थीम को ढंग से एनालिसिस करके जाएंगे, हमें पहले से पता रहेगा कि हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछने की थीम क्या है, कौन से प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं, और हमें आगे से टॉपिक कैसे पढ़ने हैं। अगर इस तरह से अगर हम लोग एनालिसिस करके जाएं एग्जाम में, तो मुझे लगता है कि हमारा एक परीक्षा में अगर सफलता की दर है ना, वो हम थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। अपन के सिलेक्शन होने का जो कह सकते हैं कि जो प्रतिशत है, जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, उसको बढ़ा सकते हैं। तो वो कैसे करना है, तो पहले तो मैं ये बता दूं अपना पूरा आगे सिनेरियो कैसे चलेगा। तो जैसे मैंने बताया कि पहले हम लोग पॉलिटी वाला करेंगे, उसके बाद में है जो ज्योग्राफी का करेंगे, और फिर जो और सब्जेक्ट है प्रीलिम्स के अंदर आती है उनको भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन अब पॉलिटी का ऐसा नहीं कि मैं आज की इस पूरी क्लास में खत्म कर दूंगा। मैं बहुत ही धीरे धीरे आराम से करवाने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे 1% भी जल्दबाजी नहीं है कि मैं एकदम से करवा दूं, परसों ही प्रीलिम्स है, मैं एकदम बिल्कुल ऐसे नहीं करूंगा। मैं हर वीडियो में कोशिश करूंगा कि 10 प्रश्न लेके आऊं, 10 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। और मेरा वहां पे है जो मकसद, ये नहीं रहेगा कि मैं उसके आंसर बता दूं, ये मेरा मकसद बिल्कुल नहीं रहेगा कि मैं सिर्फ आपको आंसर बता दूं। वो तो आप कहीं पर भी कोचिंग से जो निकालती है अपनी बुकलेट उसमें आप देख सकते हैं, या फिर यूपीएससी ने अपनी खुद की आंसर की निकाल रखी है वहां देख सकते हैं। मेरा वो काम ही नहीं है। वो तो ठीक है, एक प्रोसेस के दौरान आंसर बताना वो काम है, ठीक है। बट हम लोग वहां पे ये बार बार ये एनालिसिस करेंगे, और जिस भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके चारों ओर का जितना भी कंटेंट हो सकता है वो आपको मैं रिकमेंड कर दूंगा कि इसको ऐसे पढ़ना है, ताकि आप आगे के जो परीक्षाएं होने वाली है, हमारा जो नेक्स्ट प्रीलिम्स है 2026, उसके लिए आप पूरी तरह से पहले से तैयार रह के जाएं। ठीक है। तो हमारा पर्पज क्या है? पर्पज ये है कि जो भी प्रश्न हम पढ़ेंगे हम उसमें ये माइन्यूट लेवल पे देखेंगे कि यार इसको कैसे ठीक कर सकते, मिनिमम नॉलेज के साथ उसको कैसे ठीक कर सकते थे, कि हमें कुछ भी नहीं आ रहा है बट हमारा जो मिनिमम नॉलेज है उसको बारे में, उसको लेके भी हम है जो उसको ठीक कर सकते हैं। तो उस वो हमें कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें वहां पे हैं जो जाननी है। ठीक है। तो ज्यादा बातें नहीं करते, सीधा अपन टॉपिक पे ही आ जाते हैं। और कोशिश करेंगे कि हर एक वीक में कम से कम 10 या 1 या 2 क्लास लेके आए, ताकि एक क्लास में 10 प्रश्न लेके आएंगे तो 2 क्लास अपन 20 प्रश्न कर लेंगे। इसका मतलब मोटा मोटा एक जो ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए एक सब्जेक्ट से, जैसे पॉलिटी में 2013 में पूछे, फिर 14 में, ऐसे करके हम वीकली अगर ऐसे कवर करते रहेंगे तो मोटा मोटा दिसंबर तक आते आते अपन ऐसा कर लेंगे कि जितने भी अपने प्रीलिम्स में प्रश्न आए हैं आज तक के, उनकी सबकी अपन माइन्यूट लेवल पे अपन पास में थीम की एनालिसिस होगी। ठीक है। सबके ऊपर हम बार बार ऐसे ऊपर चारों तरफ से एरिया कवर कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपका एग्जाम में जाएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस फील करेंगे खुद को। यार यूपीएससी प्रश्न पूछते तो हर प्रश्न में कुछ ना कुछ उसका लॉजिक है, ऐसे रेंडमली वो प्रश्न नहीं पूछा गया है। ठीक है।
तो हम इसके ऊपर काम करते हैं और शुरू करते हैं अपन के वहीं से। और अगर आप सीरीज कैंडिडेट हैं तो अपन के साथ में जुड़िए, डेली लेवल पे जो अपनी क्लासें आती उनको भी देखिए और आगे हमारे साथ में तैयारी कीजिए। हम सीसेट की क्लासें भी, कोई बच्चों का रिकमेंडेशन आ रहा था कि सीसेट की सर क्लासेस शुरू करो, हालांकि हमारे ग्रुप में कुछ क्लासें चल रही है, बट कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग सीसेट की फाउंडेशन की क्लासें यहाँ पे रन करना शुरू करें फिर से। ठीक है, चलो अपन शुरू करते हैं प्रश्न की तरफ। देखो पहला प्रश्न क्या है कि यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। अब प्रश्न को कभी भी जल्दबाजी से सॉल्व नहीं करना। मैं आपको हर चीज पे, हर लेवल पे आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा कि एग्जाम में जल्दबाजी ज्यादा नहीं करनी है। एग्जाम में प्रश्न आते हैं 100, ठीक है, और उसके लिए टाइम मिलता है आपको 120 मिनट। आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपको है जो कितना टाइम मिलता है, 120 मिनट मिलते हैं। 100 क्वेश्चन 120 मिनट। अब इसमें आपको पहली बात तो 100 क्वेश्चन करने हैं नहीं, क्योंकि अगर आप 100 क्वेश्चन, आप कोई ऐसा तो है नहीं देवदूत हो आपको 100 के 100 क्वेश्चन आते हैं। आप अगर कितना भी ठीक से पढ़ के जाएंगे तो आपको पूरी तरह से हैं जो 35 से 40 क्वेश्चन आएंगे। ये मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, अगर टॉपर लेवल के आप हो तो बोल रहा हूँ कि आपके 35 से 40 क्वेश्चन आपको ठीक ठाक आ रहे होंगे। बाकी वाले में नील बट्टे सन्नाटा है, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। फिर उसके अपन लोग चांस से, पीवाईक्यू के एनालिसिस से, कुछ है जो भी एनालिसिस हमने किया कि यार कभी डेटा सही नहीं देता है यूपीएससी नॉर्मली, या फिर ऐसे स्टेट में जनरली गलत होते हैं, इस तरह के जो थोड़ी थोड़ी, या कोई थीम के आधार पर कुछ पढ़ा हुआ उसके आधार पर आइडिया लगा लगा के अपन लोग सॉल्व करके और कोशिश करते हैं कि अपन 80 से 85 क्वेश्चन उसके अंदर सॉल्व कर दी जाए, है ना। फिर भी 15 क्वेश्चन ऐसे जो एकदम ब्लाइंडली है, हमारे लिए बिल्कुल भी कवरेज में नहीं, उनको हम छोड़ते ही हैं। कह सकते हैं कि हमें है जो 80 से 85 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट मिलते हैं। इसका मतलब है कि आप प्रश्न को थोड़ा सा पेशेंसली पढ़ें, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी से क्या होगा, आपका प्रश्न आपको आते हुए भी आप गलत कर देंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी पीवाईक्यू के पूरी सीरीज में, आपको बार बार ये बताऊंगा कि एक जल्दबाजी की वजह से आपका प्रश्न कहां पे है जो गलत हो सकता था। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो प्लीज जुड़े रहें, देखते रहें, और आप यहाँ पे पाएंगे। आज की क्लास में आप अगर थोड़ा स्पीड से कर लीजिए, हो सकता है मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, बट आप उसको स्पीड से कर लीजिए, 1.5 पे कर लीजिए। बट आप यहाँ पे सीखेंगे कि यार कैसे एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां होती है अपन से, और कैसे अपन लोग थीम को नहीं पढ़ते हैं, पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं करते हैं, उसकी वजह से हमारे एग्जाम में क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब देखो जैसे अपन के एग्जाम में ये प्रश्न आया कि यदि राज्यसभा, तो पहला बात तो यही होगी कि अपन को यहीं पे फोकस करना है कि किसकी बात कर रहा है, राज्यसभा की बात कर रहा है, संसद की बात नहीं कर रहा है, लोकसभा की बात नहीं कर रहा है। उसके बाद में कौन से विधेयक की बात कर रहा है, धन विधेयक की। यानी कि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है। क्या करती है, संशोधन करती है। उसमें चाहती है कि जो भी धन विधेयक आया है उसके पास में पहुंचा है, उसके अंदर कुछ न कुछ वो है जो अमेंडमेंट कर ले। तो उसके बाद में क्या होगा, अगर मान लो राज्यसभा ने उसके अंदर कुछ संशोधन सुझाए हैं, तो उसके लिए वो क्या है, उसके पास पावर क्या हो गया, आगे जो जो भी प्रस्ताव जाएगा उसके ऊपर क्या होगा उसके साथ में। तो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है। तो इस प्रश्न को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में आप थोड़ा सा धन विधेयक को लेके आइए। तो जैसे आप धन विधेयक को सोचेंगे, आपके माइंड में धन विधेयक के बारे में, तो लोकसभा के पास में पावर है, राज्यसभा के पास में बहुत ज्यादा पावर नहीं है। तो इसका मतलब उसका संशोधन है, उस पे उसका संदेशन का कोई मायने नहीं है इतना, है ना। लोकसभा में जब वो जाएगा वापिस कि वो ठीक है संशोधन कर दिया, लोकसभा की मर्जी है वो उसको माने ना माने। ठीक है, तो पहली बात तो ये हुई। अब अपन थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर मैं नेक्स्ट पेज मैंने लिया है, उसके अंदर मैं पूरा बताऊंगा कि अब उसको आगे कैसे करना है। अब पहला स्टेटमेंट क्या है, आप भी पढ़ें, अगर पोज करें, और आपने अगर पॉलिटी का रिवाइज किया है तो आप इसको पोज करके पढ़ें कि यार आपका इसका उत्तर क्या सही निकल रहा है, गलत निकल रहा है ना। साथ साथ में आप अटेम्प्ट भी लेते रहे, ताकि आपका डेली का एक टेस्ट भी होता रहे, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। पहला स्टेटमेंट है कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। यानी कि जो भी राज्यसभा ने रिकमेंडेशन भेजी है उसके ऊपर चाहे तो लोकसभा कोई न कोई अनुशंसा, जो भी रिकमेंडेशन आई है राज्यसभा की तरफ से, उसको चाहे तो वो स्वीकार कर सकती है और चाहे तो वो अस्वीकार कर सकती है, और इस विधेयक को आगे कार्यवाही के लिए कर सकती है। हाँ, ऐसा यार हो सकता है, क्योंकि लोकसभा के पास पूरी पावर है। फिर भी अपन नेक्स्ट, अभी जल्दबाजी मत करो, अभी पूरे सारे आप जरूर पढ़ो, है ना, सारे ऑप्शन जरूर पढ़ो। अगला ऑप्शन क्या है कि लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती है। लोकसभा विधेयक पर आगे, ये तो एकदम ब्लाइंड है। आपको पता है कि लोकसभा के पास तो पूरा का पूरा पावर है धन विधेयक के मामले में, तो वो आगे विचार क्यों नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। नेक्स्ट क्या है, लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा यहाँ पे तो सुप्रीम है, इसके लिए राज्यसभा का उसका कोई भी प्रस्ताव उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। तो पुनर्विचार जैसा का कोई कंसेप्ट के मामले बात ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहुत कर सकता है। अब देखो यहाँ से एक स्टेटमेंट, अब हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में जब भी प्रश्न पूछेगी यूपीएससी,
तो वहां से ये स्टेटमेंट उठा के दे देगी कि राष्ट्रपति विधेयक जब भी धन विधेयक होता है, या ऐसे प्रश्न सीधा डाल देगी कि धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उसमें एक ये डाल देगी कि राष्ट्रपति धन विधेयक के जो ऊपर संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि धन विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति के पास में ये पावर नहीं है, वो संयुक्त बैठक कभी नहीं बुला सकता, क्योंकि धन विधेयक के बारे में पूरी जो शक्ति है वो किसके पास में, आप कहेंगे धन विधेयक के ऊपर जो है वो सारी शक्ति है वो किसके पास में, लोकसभा के बारे में, सॉरी लोकसभा के पास में। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, तो इसको भी हम कहेंगे गलत है। इसका मतलब उत्तर क्या निकल जाएगा, उत्तर निकल जाएगा ए। तो अब जो मैंने एक एक स्टेटमेंट को काटे, तो पहले तो आपको ये तरीका सीखना है कि काटने का तरीका है क्या, अपन कैसे उसको स्टेटमेंट को हटाते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही प्रश्न आया उस प्रश्न को ठीक से पढ़ा कि किसकी बात कर रहा है, तो हमने कहा राज्यसभा की बात कर रहा है। किसके ऊपर बात कर रहा है, धन विधेयक के ऊपर बात कर रहा है। किसके लिए बात कर रहा है, संशोधन के लिए बात कर रहा है। फिर आगे प्रोसेस की बात कर रहा है। अब यहाँ से आपको मैं थोड़ा इंग्लिश से पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं, उसके बाद में इसकी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। देखो, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले एक बार यहाँ से पढ़ लें। मैं एक बार 1 मिनट के लिए पढ़ के दिखा देता हूँ। आप भी हिंदी मीडियम के बच्चे भी पढ़ने की आदत डालें इंग्लिश में भी, ताकि कभी दिक्कत हो तो आप भी उसको समझ पाए। What will follow if a money bill is substantially amended by the Rajya Sabha? ठीक है, अब उसके साथ में आगे क्या होगा पढ़ो। देखो कि द लोकसभा may still proceed with the bill accepting or not accepting the recommendations of the Rajya Sabha। ठीक है, द लोकसभा cannot consider the bill further। ये cannot तो है ही नहीं कि उसके पास ऐसी सुप्रीम पॉलिसी है लोकसभा के पास में। द लोकसभा में सेंड द बिल टू राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन। नो, रिकंसिडरेशन जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे मनी बिल के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, द प्रेसिडेंट में कॉल ए जॉइंट सिटिंग। प्रेसिडेंट में कॉल ए जॉइंट सिटिंग फॉर ए पासिंग द बिल्स। नो, मनी बिल के ऊपर कोई जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, अगेन इसका आंसर क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। अब अपन को समझना है इस प्रश्न के ऊपर कि अब हमें आगे जो बोलते हैं ना कि थीम की एनालिसिस करने का क्या मतलब है। तो थीम की एनालिसिस कर रहा मैं यहाँ पे अब सिखाता हूँ कि अब हमने ये प्रश्न देख लिया कि यूपीएससी ने 2013 के अंदर एक ऐसा प्रश्न पूछा है जिसके अंदर किसकी बात हुई है, तो हम कहेंगे जिसके अंदर बात हुई है मनी बिल की, यानी कि धन विधेयक की इसके अंदर बात हुई है। ठीक है, अब अगर यूपीएससी ने इसके अंदर मनी बिल से प्रश्न पूछा, अब बात एक तो अब दो चीजें हैं कि एक तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो भी आपके एग्जाम होंगे उसके अंदर मनी बिल के ऊपर से ही कुछ प्रश्न पूछ ले कि मनी बिल के ऊपर किसकी क्या शक्तियां हैं, क्या वो हैं जो कैसे कौन जो जॉइंट सीटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, यानी संयुक्त बैठक हो सकती है कि नहीं हो सकती है, किसके पास पावर है, कितने दिन में राज्यसभा को वापस लौटाना जरूरी है। जैसे आपको पता होगा कि मनी बिल के है जो 14 दिन के अंदर अंदर आपको राज्यसभा को है जो वापस लौटाना पड़ेगा, किसको, लोकसभा को। लोकसभा जो है और इधर है राज्यसभा। तो अगर लोकसभा के पास में पहली बात तो धन विधेयक कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा में ही लाया जा सकता है, इसके पास इसकी सुप्रीम पावर है। उसके बाद में मनी बिल है, आपको पता होना चाहिए कि मनी बिल लाने से पहले राष्ट्रपति से आपको उसके लिए है जो राष्ट्रपति से क्या लेना पड़ेगा, पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति को क्या लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी, पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये हो सकता है ये भी स्टेटमेंट डाल दे कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति भी लेना अनिवार्य है, तो ये भी एक चीज हो गई। इसका मतलब है कि आपको एक तो पहला आपका यह होमवर्क ये है कि अगर मनी बिल के ऊपर पहले प्रश्न पूछ लिया यूपीएससी ने, तो अब उसको ठीक से पूरी तरह से मनी बिल को ढंग से पढ़ के जाएं। हो सकता है कि यूपीएससी अगले ही कुछ सालों में, मैं आपको बताऊंगा 2014, 15, 16 आगे यूपीएससी ने मनी बिल के प्रश्न पूछे, क्योंकि वो 2013 में पूछा हुआ था। एक बहुत ही हॉट टॉपिक है यूपीएससी का मनी बिल। इसका मतलब वो बार बार पूछे गए उसके ऊपर, अब भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस है यार, उसके ऊपर प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो आपको एक तो चीज यहां से ये समझ जानी है कि अब मनी बिल के ऊपर आपको ढंग से स्टडी करनी है, मनी बिल को लेकर जितने भी चीजें हैं सारी। ठीक, उसके बाद में आपने यह देखा होगा कि प्रश्न मनी बिल पे ऊपर कम है, मनी बिल के प्रोसेस के ऊपर ज्यादा है कि उसको पारित करने की प्रक्रिया क्या होगी, इसको जो भी बिल है मनी बिल, इसको पारित करने की क्या रहेगी, प्रक्रिया क्या है, इसके ऊपर प्रश्न है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक होमवर्क ये भी है कि जितने भी बिल होते हैं, चाहे वो धन विधेयक हो, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव हो, है ना, इस तरह के जितने भी ये जो प्रस्ताव आते हैं, या जो मान लो एक संविधान संशोधन, अब ये भी हो सकता है कि आगे हो सकता है कि संविधान संशोधन के ऊपर प्रश्न पूछ ले। संविधान संशोधन की जो प्रोसेस है, जो बिल आता है संविधान संशोधन वाला, उसके ऊपर है जो किसकी क्या पावर, इसके ऊपर प्रश्न पूछ ले। इसको पारित करने की क्या प्रक्रिया, क्या इसके ऊपर राष्ट्रपति को पहले पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, क्या उसके राष्ट्रपति हैं जो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या फिर क्या मनी बिल को भी है जो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है।
ठीक है। राज्यसभा कितने दिन में है जो वापस भेजेगी, तो आप कहेंगे 14 दिन भेजेगी। तो हो सकता है कि आगे संविधान संशोधन के ऊपर प्रश्न पूछ ले, हो सकता है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर प्रश्न पूछ ले, हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर वापस प्रश्न पूछ ले, है ना। इस तरह के जितने भी प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को पहले तो प्रस्ताव है क्या, कहां पे है, संविधान में उसका उल्लेख है या नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर किसकी ज्यादा पावर है, किसके कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिनके ऊपर दोनों की पावर बराबर है। जैसे आप देखेंगे कि जो आपका ये संविधान संशोधन एक प्रस्ताव है, इसके ऊपर आपके राज्यसभा और लोकसभा के दोनों की है जो क्या है, बराबर पावर है। तो एक आपको ये यहां से ऐसे पढ़ना है कि संविधान संशोधन कैसे पारित होता है। फिर उसकी सबकी क्या पढ़नी है, आपको प्रक्रिया पढ़नी है कि इनको पारित करने की प्रोसेस क्या है, कैसे कहां पे जाएगा, किसके पास में कितने दिन में है जो उसको वापस भेजना पड़ेगा। इस तरह से आप पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बताया, यहां से क्या क्या चीजें, एक तो मनी बिल पूरा पढ़ो। मनी बिल को पूरा पढ़ने का क्या मतलब हुआ, इसकी डेफिनेशन पढ़ो। अब मैं बताता हूँ कि देखो, एक तो इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, हिंदी में बोले तो परिभाषा। इसकी जो परिभाषा है वो आपको पढ़ के जानी है। इसकी परिभाषा में कौन कौन से वर्ड है, उनका मतलब क्या है, ठीक है। परिभाषा कौन से आर्टिकल में दी हुई है, क्या संविधान में इस धन विधेयक शब्द का उल्लेख है या नहीं है, या उल्लेख है तो इसकी परिभाषा क्या संविधान में दी हुई है या नहीं दी हुई है। ये जो छोटे छोटे यूपीएससी का ये ट्रेंड है यार प्रश्न पूछने का। यूपीएससी पूछती है ऐसे कि धन विधेयक की परिभाषा संविधान में उल्लेखित है या नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट डाल देगी। और आपने देखा 2025 में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा कि क्या राजनीतिक दल जो शब्द है वो संविधान में कहीं उल्लेखित है या नहीं। उससे पहले भी यूपीएससी ने पूछा कि अविश्वास प्रस्ताव है उसका उल्लेख संविधान में किया गया कि नहीं किया गया। तो अभी यूपीएससी का ट्रेंड है ना, तो कहां देरी है कि यूपीएससी ये ना पूछे कभी कि 100 जो अपना धन विधेयक है उसका उल्लेख संविधान में है या नहीं है। तो इसको पहले से ही ध्यान में रख के जाना है। अगर आपको यूपीएससी का ट्रेंड पता चल रहा ना, तो ये ट्रेंड है। हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, बट यार यूपीएससी तो यही है। आप अगर बहुत वो उन छोटी मोटी क्लासों के पीछे और कोचिंग संस्थानों के पीछे भागते हो कि वहां से हो जाएगा, वो ठीक है, आपका फाउंडेशन है, आपको कर लो, जितना समझ आए बढ़िया है। बट आपका जो तैयारी का प्रोसेस है ना, वो यही है, यहीं से यूपीएससी मिलेगी आपको। इस तरह से एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बोला, एक तो आपको जो भी मनी बिल है या जो भी धन विधेयक है उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या उसका संविधान में उल्लेख है या नहीं है, कौन से आर्टिकल में, उसमें क्या क्या प्रोविजन है, किसकी, जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर लोकसभा को है जो ज्यादा शक्ति मिली हुई है, क्या शक्ति लोकसभा को है, क्या राज्यसभा के अंदर लोकसभा जो धन विधेयक है उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है ना। राज्यसभा के पास में क्या शक्ति है, जैसे आपको पता होगा कि राज्यसभा जो है उसके पास में इसको लेके ज्यादा शक्ति नहीं है। राज्यसभा इसके अंदर या तो आपको संशोधन कर सकती है, तो आप कहेंगे कि संशोधन उस मामले में संशोधन नहीं कर सकती है ना। इसको सिर्फ कह सकते हैं कि एक रिकमेंडेशन भेज सकती है। तो क्या इसमें संशोधन कर सकती है, तो हम कहेंगे नहीं, संशोधन नहीं कर सकती है, संशोधन इसमें नहीं कर सकती है। और न ही इसमें है जो इसको अस्वीकार कर सकती है। ऐसा भी नहीं है कि इसको अस्वीकार कर ले, किसको, धन विधेयक को। राष्ट्रपति के पास में है जो इसमें राज्यसभा के पास में धन विधेयक को अस्वीकार करने की भी शक्ति नहीं है। उसके बाद इतनी शक्ति है कि वो 14 दिन तक अपने पास रख सकती है अधिकतम। अगर 14 दिन में वापस लोकसभा को नहीं भेजा, 14 दिन में वापस अगर लोकसभा का तब वो वापस नहीं पूछा, तो लोकसभा मान लेगी कि वो उसका हो गया काम, बस अब हम जो भी आगे उसको पारित कर देगी। ऐसा क्यों होगा, सवाल ये है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि लोकसभा जो धन है वो धन किसका है, तो हम कहेंगे धन है जनता का। धन किसका है, धन है जनता का। तो जनता कहाँ बैठी, आप कहेंगे जनता बैठी हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा के अंदर। अब जब बैठा ही जनता कहाँ बैठी है, लोकसभा के अंदर बैठी है। राज्यसभा के अंदर जनता थोड़ी बैठी है, वो तो राज्यों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए धन विधेयक के ऊपर ज्यादा शक्ति किसकी है, लोगों की शक्ति है, क्योंकि धन किसका है, लोगों का है। फिर मैंने बोला कि 14 दिन के अंदर, अब देखो 14 दिन वाली बात होगी कि चलो 14 दिन में इसमें वापिस है जो देख के बताना पड़ेगा। 14 दिन में नहीं बताया तो उसको मान लिया जाएगा कि उसकी तरफ से है जो हाँ ही है। वैसे भी इसकी हाँ या ना का कोई फर्क पड़ता है नहीं, वो कुछ रिकमेंडेशन भेज सकती है। मैं क्या बोला, इसके हैं जो ऊपर क्या है, इसकी कुछ है जो उसको रिकमेंडेशन भेज सकती है। अब मान लो ये रिकमेंडेशन इसने जो बेची, अब लोकसभा के पास में आई, जिसका ये प्रश्न भी था, तो लोकसभा उसका क्या कर सकती है, तो लोकसभा या तो इसको मान लेगी, अगर वो ठीक हुए तो लोकसभा की अपनी शक्ति है कि उसको माने ना माने, ठीक है। वो मान सकती है, ना भी सकती है, स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है, ठीक है। वो पूरी तरह से किसकी है, लोकसभा की है, उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। अगली बात, इसके ऊपर कोई जॉइंट सीटिंग नहीं होगा, कोई जॉइंट सीटिंग नहीं हो सकता इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखा, अगला प्रश्न हो सकता है कभी ये पूछ ले मनी बिल के ऊपर कि मनी बिल है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करेगा। ये बहुत अच्छा सवाल हो सकता है कि आप जो भी मनी बिल की बात कर रहे हो, क्या वास्तव में वो मनी बिल है या नहीं है, इसका ये पावर किसके पास में, कौन तय करेगा। तो आप इसमें कहेंगे कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, इन लोकसभा के अध्यक्ष के पास में पावर है। लोकसभा के जो अध्यक्ष है, इनके पास में सिर्फ इनके पास में पावर है। अगर इन्होंने कह दिया कि ये धन विधेयक है, अगर इन्होंने कह दिया कि ये धन विधेयक है, ये मनी बिल है, इसका मतलब फिर वो मनी बिल ही है, ठीक है। हालांकि ये ध्यान रखते हैं क्योंकि आर्टिकल जो आपका 110 है, आपका आर्टिकल जो 110 है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीजें धन विधेयक में आएगी। जैसे कोई भी मान लो टैक्स है, उसका अधिनियम करना है, उसको खत्म करना है, उसमें कुछ चेंज करना है
है ना, या फिर मान लो भारत सरकार को कोई न कोई कहीं धन का है जो विनियमन करना है, या फिर भारत की संचित निधि से कोई भी या फिर भारत की संचित निधि से या फिर कोई भी आकस्मिक निधि है, वहां से कुछ धन को निकालना है, उसकी अभिरक्षा करनी है, या फिर है जो धन को जमा करना है उसमें, या फिर वहां से धन को निकालना है, या फिर जो मान लो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि जो संचित निधि है वहां से धन का विनियोग करना है, या फिर भारत की किसी भी है जो व्यय की घोषणा करनी है, या किसी व्यय की जो राशि में वृद्धि करनी है, या भारत के जो संचित निधि है या फिर जो लोक लेखा अकाउंट है उससे है जो धन को प्राप्त करना है या उसकी रक्षा करनी है, या फिर संघ और राज्यों के लेखा परीक्षण से संबंधित कोई भी मान लो विषय से संबंधित जो धन विधेयक में शामिल है या नहीं, इसकी कोई बात करनी है, तो ऐसे जितने भी चीजें वो किसमें आ जाएगी, हम कहेंगे वो सारी धन विधेयक में आएगी। इसका मतलब आपको धन विधेयक की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए क्लियरली, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे आगे हो सकता है कि आगे फ्यूचर में ये भी स्टेटमेंट पूछ लिया जाए, जैसे वित्त विधेयक के बारे में, अगर वो धन विधेयक के बारे में प्रश्न पूछ सकता है तो हो सकता है ना कि वो वित्त विधेयक के बारे में प्रश्न पूछ ले। आपको ये थोड़ी है कि वो वित्त के बारे में प्रश्न नहीं पूछेगा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर वो धन विधेयक के बारे में प्रश्न पूछ सकता है तो कहां दे रही है कि वो वित्त विधेयक के बारे में प्रश्न ना पूछे, है ना, वित्त विधेयक के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको इस तरह से ध्यान रख के जाना है। अब हो सकता है कुछ स्टेट में ऐसे बना दे कि सभी वित्त विधेयक होते हैं वो धन विधेयक होते हैं, या फिर सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, इस प्रश्न से। तो आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो सारे फाइनेंस बिल होते हैं, ये फाइनेंस बिल के अंदर कौन आता है, मनी बिल आता है। इसका मतलब सारे मनी बिल जो होते हैं वो धन मतलब वित्त विधेयक होते हैं, फाइनेंस बिल होते हैं, बट सारे जो फाइनेंस बिल होते हैं वो सारे मनी बिल नहीं होते हैं, इस तरह से। अब इसका उल्लेख कहाँ किया गया, कौन किसके ऊपर क्या पावर है, इस तरह से पूरा पढ़ के जाना है। अगर आप इस तरह की पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आपका यार पीवाईक्यू एनालिसिस इसी को कहते हैं। अगर इस तरह से पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं कर रहे हो, एनालिसिस करने के बाद में उसकी चारों तरफ की चीजों को नहीं पढ़ के जा रहे हो, तो फिर तो पीवाईक्यू का कोई फायदा नहीं है। बट अगर आपने एक पीवाईक्यू एग्जाम में देखा और उसके फिर हर स्टेटमेंट के ऊपर आपने बात की, जैसे हमने पीछे अभी देखा कि ये जैसे स्टेटमेंट है उसके ऊपर जैसे लोकसभा के विधेयक पर आपको दिखा कि लोकसभा विधेयक पर आगे इस पर विचार नहीं कर सकती है। अब हो सकता है कि यही सेम स्टेटमेंट आगे आपको नेक्स्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए कहीं कहीं, ऐसा हो सकता है कि यूपीएससी ये सेम टू सेम यही स्टेटमेंट वापस एग्जाम में, आपको पहले से ही पता है कि यार ये गलत था, पीछे 2013 में पूछा गया था और हमने देखा कि वो गलत है, इसका मतलब यहाँ पर भी गलत है। तो आप उसके ऊपर जितना ज्यादा सोच विचार के पढ़ाई करके जाएंगे ना, वो आपका पीवाईक्यू काम आएगा। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं यार, आप मैंने जैसा अभी बताया इस तरह से अगर आप पीवाईक्यू को पढ़ के जा रहे हो, मैंने आपको बहुत ब्रीफ में समझाया, हालांकि इस तरह से आप पूरी तरह से अपन के सेल्फ स्टडी में पीवाईक्यू को शामिल कर रहे हो, आपको एक एक जगह पता है कि यार इस टॉपिक से इतनी बार प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न पूछा गया है। इस तरह से अगर आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करके जाते हो ना, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं यार आपका प्रीलिम्स तो नहीं रुकेगा, प्रीलिम्स रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि इसके अलावा प्रीलिम्स में है क्या, प्रीलिम्स में पीवाईक्यू तो है। अगर आप पीवाईक्यू को ठीक से एनालिसिस करके जा रहे हो तो फिर आपका यार प्रीलिम्स रुकने का, तो मैं बोल रहा हूं गारंटी से कह रहा हूं आपका प्रीलिम्स फिर नहीं रुकेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो मैंने बता दिया कि बाकी वाले भी प्रस्ताव आपको पढ़ने हैं, एक पारित करने का क्या प्रोसेस उसको पढ़ना है। मनी बिल के ऊपर तो पूरी तरह से स्टडी कर लेनी है, क्या किसकी शक्ति है, कौन उसको तय करेगा, राज्यसभा के लिए पुनर्विचार जाएगा कि नहीं जाएगा, सारी पूरी तरह से ऑल उसको पढ़ के जाना, उसके ऊपर 5 स्टार डाल देने कि यहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो 2013 से शुरू कर रहा हूं ना, 14 में देखना फिर वापस प्रश्न आएगा, 15 में देखना फिर आ जाएगा, इसका मतलब उस वहां से प्रश्न बार बार पढ़ रहे हैं। और हम देखेंगे कि हर बार प्रश्नों को पूछने की प्रकृति क्या रही है। मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 2017 में इसी पर एक प्रश्न आया धन विधेयक के बारे में, और कोई बंदा ऐसा जो 2013 वाला पीवाईक्यू का एनालिसिस करके गया था, तो फिर इसको तो पहले से पता है ना कि यार ये तो पीवाईक्यू का प्रश्न है, ये तो मेरा सही होना है। तो इस तरह से फायदे होते हैं अगर आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करके जाते हैं तो, ठीक है। अब सेकंड प्रश्न पे आते हैं। सेकंड प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। अब देखते हैं, भारत में एक ही व्यक्ति को, क्या बोल रहा है, एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 से अधिक राज्यों में, देखो ध्यान रखना यहां पे इसने ये नहीं बोला कि 1 से अधिक, 2 से अधिक, 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। क्या बोल रहा है, नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखेंगे आगे, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाते हैं। क्या बोल रहा है कि भारत में राज्यों के जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जो जज है, वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा क्या किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। फिर अगला, फिर क्या बोल रहा है, ये ठीक वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि राज्यों के अंदर हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल ठीक वैसे ही करता है जैसे सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। ओके, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु, किसमें बोल रहा है, ध्यान से देखो, भारत के संविधान की बात कर रहा है, विधियों में हो सकता है, यहाँ पे
भारत के संविधान की बात कर रहा है, इसका मतलब वास्तव में पूछ रहा है कि क्या संविधान के अंदर वो बात लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है। दो बातों में फर्क है। हो सकता है कि उस चीज के लिए बाहर से कोई कानून दूसरा बना के उसको हटाने या काम करने के लिए कोई अलग से कानून बनाया हो, बट संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, इसीलिए इन वर्डों पे ध्यान देना चाहिए। क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। ठीक, उसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या है, विधायी व्यवस्था में अले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। अब आप 1 मिनट लो इसका और पहले आप खुद इसको पढ़ के और ट्राई करो इसका आंसर देने की, आप क्या ठीक आंसर देते हो कि गलत देते हो। ठीक है, आई थिंक आपने इसको होल्ड किया होगा और इसका आंसर दिया होगा। मैं मानता हूं कि आपका आंसर सही आया है। आप इसका कमेंट में जरूर बताना कि आप कितना इसको चीज को समझ पा रहे हो। ठीक है यार, वो भी बंदा, कोई भी बंदा इस चीज को, मैं तो बोलता हूँ 2 बंदे ही भले देखें, बट जो भी बंदा इस सीरीज को रेगुलरली देखेगा ना, मैं अपने वीडियो के वो नहीं, आप यार इसको डिसलाइक मार दो, आप इसको अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे उसकी कोई है ही नहीं वो परवाह, बट आप पढ़ लो यार। ठीक है, आप सोचते होंगे पैसे कमाने के चक्कर में, कोई पैसा वाला उद्देश्य अपना है ही नहीं। ठीक है, अगर वो होता तो फिर और कहीं जाते। मैं बोल रहा हूँ ना, आप इसको अनसब्सक्राइब मारो, डिसलाइक मारो, फिर पढ़ लो, बट पढ़ो यार। यहाँ से यूपीएससी है, भले ही इसको स्पीड में करके खाना खाते हुए पढ़ लो, इसको सुन लो, बट सुनो यार। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप एग्जाम प्रश्न कैसे पूछ रहा है। अब मैं इसमें हर जगह एक चीज है, और ये जो स्टेटमेंट 4 दिए ना, यहाँ से यूपीएससी ने हो सकता है आगे 40 प्रश्न पूछे हो ऐसे। यूपीएससी ने बार बार कहीं ना कहीं प्रश्न में कोई ना कोई स्टेटमेंट खुजा दिया इसी में से उठा उठा के, या फिर अगर इसी के आस पास में से कंटेंट को उठा के डाल दिया। तो अगर कोई बंदा इन कंटेंट को पढ़ के जा रहा है, तो फिर आगे वो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो वो ठीक करेगा ना यार इसको। तो ये होते फायदे। टॉपर्स जो होते हैं ना, जो नॉर्मली कहते नहीं है, हालांकि कुछ तो बेचारे कह देते हैं, बट नॉर्मली वो कहते नहीं है कि हम लोग इस तरह से पीवाईक्यू को पढ़ते हैं, क्योंकि यार उनको पता है कि यार ये कर पाएंगे नहीं, कोई ऐसी मेहनत करना ही चाहता था। जैसे ही बोलते पीवाईक्यू एनालिसिस करो, लोग उसको देते डर के भाग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना अपन को। ठीक है, देखो अब पढ़ते हैं एक एक करके। पहला क्या था कि भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे वर्ड क्या डाला इसने, कि नहीं किया जा सकता है। और आई थिंक आपको सबको पता है कि भारत में ये मूल संविधान में तो ऐसी नहीं थी, बाद में हमने संशोधन करके ये एक चीज डाली कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक साथ में हो सकता है ना। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक साथ में हो सकता है, ये ध्यान रखना। आगे इसी चीज को वापस रिपीट कर देगा, मैं बताऊंगा आगे पीवाईक्यू में कि कहां पे है जो उसने वापस इसी स्टेटमेंट को वापस रिपीट डाल दिया। तो ये ध्यान रखना, भारत में एक राज्यपाल कोई व्यक्ति है, राजस्थान का भी राज्यपाल हो सकता है, साथ में मध्य प्रदेश का भी हो सकता है, यूपी का भी हो सकता है। एक ही व्यक्ति है, 3 राज्यों का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं लिखी हुई है। कितनों का होगा राष्ट्रपति तय करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना एक चीज। अब बताओ ये स्टेटमेंट सही हुआ कि गलत हुआ। तो आप कहेंगे यार ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। अब आगे से इस स्टेटमेंट के ऊपर पूरी तरह से काम करके जाना है। ठीक है, हो सकता है इसी स्टेट को थोड़ा सा घुमा के डाल दे कि भारत में एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल हो सकता है, ऐसे डाल देगा। इसी चीज को चेंज करना है ना उसको, तो क्या फर्क पड़ रहा है उसके, उसने इसी चीज को चेंज कर दिया कि भारत में एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल हो सकता है। आप कहेंगे नहीं, वो तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का हो भी सकता है, डिपेंड करेगा राज्यपाल पे। जैसे मान लो अब कोई भी एक ऐसा राज्यपाल जो पुडुचेरी का राज्यपाल है, मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि वहां पे राज्य और होते नहीं, उपराज्यपाल होते हैं क्योंकि प्रशासनिक क्षमता है। लेकिन मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, चलो ओडिशा की बात कर लेते हैं। अब एक ऐसा राज्य व्यक्ति जो ओडिशा का राज्यपाल है, तो यार उधर अंडमान निकोबार भी पास में ही है, तो वहां एक व्यक्ति को क्यों और अपॉइंट करें। ऐसा कर सकते हैं ना कि यार एक ऐसा व्यक्ति जो ओडिशा को भी राज्यपाल के रूप में देख ले और उधर अंडमान निकोबार के लिए भी देख सकते हैं, कर सकते हैं ना, ऐसा किया है, होता रहा। ठीक है, तो अपन को ये चीज ध्यान रखनी है कि ये वाला स्टेटमेंट अपन को अच्छे से समझ के जाना है, किसी भी एंगल से पूछा। और इसको लेके कौन सा संविधान संशोधन हुआ, आप मुझे कमेंट बताएंगे कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस बात को ऐड किया गया था। ठीक है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आई थिंक आपने कमेंट किया होगा, मैं आपको साथ में बता देता हूं कि 7वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1956 में, उसमें ये बात है जो ऐड की गई थी कि भारत में जो एक ही व्यक्ति है वो एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। कितनों का होगा राष्ट्रपति तय करेगा। ठीक, अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो कि भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, यहीं पे इसने गफला कर दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, आपको पता है कि भारत में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है,
चाहे वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, सबकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो अब आप यहां से एक लेसन मिल रहा है आपको कि आपको जजेस के अपॉइंटमेंट कौन करता है। देखो क्वेश्चन तो राज्यपाल पे है, बट उठाया कहां से? न्यायालय से। जुडिशरी वाले तीस उठा लिया, हाई कोर्ट से उठा लिया, ऐसा यूपीएससी करती है। अब यूपीएससी के वो ट्रेंड गए कि जब ये तो फिर भी 2013 का है, अब तो और ही हाल खराब है। यूपीएससी तीन तीन चार चार अलग अलग टॉपिक्स को एक साथ मर्ज करके प्रश्न पूछती है। तो ये आपको पता होना, जैसे फिर देखो जुडिशरी को किस पे कनेक्ट कर दिया? राज्यपाल से, इससे प्रश्न पूछा। तो आपको यहीं से पता चल गया कि यार हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते हैं, कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो फिर इसको गलत कर दीजिए, काट दिया। फिर अगला क्या है? भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। जी हाँ, कोई प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। अब इसको तो मैं बोल रहा हूं, ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको गांठ बांध लेना यार। अगर आप सच में आप अच्छे पढ़ने वाले व्यक्ति हो ना, इस स्टेटमेंट को आप गांठ बांध के रख लेना, बार बार पूछेंगे, है ना। मैंने पीवाईक्यू पढ़े हैं पिछले लगभग 12-13 साल के, बार बार पढ़े हैं, उसमें हर बार प्रश्न पूछे हैं ऐसे, मतलब हर 3-4 साल में ऐसा एक स्टेटमेंट डाला ही डाला है उसने। और आपको यहाँ से पता चलना चाहिए कि यार यूपीएससी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि राज्यपाल से वापस पूछेगा और व्यक्ति का पूछ लेगा, बट ऐसे पूछेगा कि भारत के संविधान में इसका वर्णन है कि नहीं है, इस शब्द का उसमें उल्लेख है कि नहीं है, इस प्रस्ताव का इसमें उल्लेख है कि नहीं है ना, इस प्रक्रिया का उल्लेख है कि नहीं है। ऐसे प्रश्न पूछती है मेरे भाइयों, कैसे बताऊं आपको, समझ लेना, विश्वास कर लेना, और ऐसी चीजों पे फोकस करना और वर्डिंग पे फोकस करना स्पेशली। जैसे यहाँ पे ये प्रश्न आया तो क्या डाला? भारत के संविधान। अब यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें आप जब तक नहीं देखेंगे ना, इसके ऊपर गौर नहीं करेंगे, और एग्जाम में प्रश्न होता है और उसमें आप सीधे निकल गए, तो फिर यार आपका सिलेक्शन मतलब नहीं होगा, फिर उसकी वजह से 2 साल खराब हो जाएंगे, और कुछ नहीं है। तैयारी तो बढ़िया, तो इसी को कहेंगे अपन लोग, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। अब जैसे अगला प्रश्न क्या है कि विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। विधायी व्यवस्था वाले मतलब एक ऐसा यूटी जिसके अंदर क्या है? विधानसभा है। एक ऐसा यूटी जिसके अंदर क्या है? विधानसभा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं कि दिल्ली, अब दिल्ली के अंदर विधानसभा है ना, यूटी है और विधानसभा भी है। फिर आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर अब जेएंडके भी बन चुका है ना, जेएंडके भी है, इसमें शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके अंदर विधेय व्यवस्था है। और पूछ रहा है कि क्या वहां के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा की जाती है बहुमत के समर्थन के आधार पर? क्या बोल रहा है? ठीक से सुनना, ये स्टेटमेंट फिर से रिपीट हो जाएगा। दिल्ली में अभी वैसे भी पीछे 1 साल से मामला चल रहा है, और अगर प्रश्न पूछ सकते हैं तो प्रश्न क्या है कि जो यूटी है जहां पे विधानसभाएं हैं, ध्यान रखना कंडीशन है, एक ऐसी यूटी जहां पे क्या है? विधानसभाएं हैं, वहां के जो भी सीएम है, वहां के जो भी मुख्यमंत्री है, क्या उनका अपॉइंटमेंट उपराज्यपाल करते हैं? बहुमत, अगर मान लो कोई जीत के आई, मुख्यमंत्री ने अपना बहुमत हासिल कर दिया, तो क्या उसका अपॉइंटमेंट उपराज्यपाल करेंगे? नहीं, नहीं करते उपराज्यपाल। तो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये मैं जानता हूं आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि ये बात लक्ष्मीकांत में शायद नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखना, विधायी व्यवस्था वाले जो भी यूटीज है ना, यूनियन टेरिटरी है, वहां पे मुख्यमंत्री अगर कोई बहुमत हासिल करके आए हैं तो उनका अपॉइंटमेंट उपराज्यपाल या राज्यपाल तो वहां होते नहीं, उपराज्यपाल नहीं करता है, तो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इस बात को ध्यान समझ लेना। तो यहाँ पे दिए गलत है क्योंकि उपराज्यपाल लिखा हुआ था। अब इसका मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, एनालिसिस तो अपने यहाँ पे कर ही लिया है, तो अपन आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, अपना क्या क्वेश्चन है देखो इंग्लिश वाले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम। तो देखो ये तो गलत है, क्योंकि मोर टाइम मतलब क्या है, इसमें 2 से ज्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, बस यहीं से गलत है। गवर्नर अपॉइंट्स को अपॉइंट नहीं करते, कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, गलत। नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम हिज पोस्ट। अब आपको ये यार वो पहले प्रश्न पूछा, मैं उसमें चीज वो बताना भूल गया। अब आपका यार ये भी एक काम ये भी है कि आप अगर इसने लिखा कि गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट हटाने का जो मामला है वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका नहीं है, आपने देख लिया कि यही बात सही है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में वास्तव में नहीं है। तो जब अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोसीजर नहीं है उसको हटाने का, तो फिर कहाँ है? अगर कहीं पर भी नहीं है तो फिर उसको हटाने के लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए, या फिर अभी कैसे हटाते हैं? क्या जो भी राज्य में है वहां की विधानसभा अपना कोई प्रस्ताव पारित करके उसको पदरुमित कर सकते हैं, या फिर क्या राष्ट्रपति ही उसको अपनी मर्जी से कर सकते हैं? उसका कितना कार्यकाल होता है, क्या वो राष्ट्रपति का एजेंट है या नहीं है? ये ऐसे स्टेटमेंट है, गवर्नर को ठीक से पढ़ लो,
गवर्नर पे यूपीएससी ने 8 बार प्रश्न पूछे, गवर्नर पे यूपीएससी ने 8 टाइम क्वेश्चन पूछे, 8 बार प्रश्न पूछे। ठीक है, अब भी अगर आप गवर्नर पढ़ के नहीं जा रहे हो ना, तो फिर मामला गड़बड़ है। आपने देखा होगा 2025 में भी राज्यपाल पे फिर से प्रश्न पूछा, जाके देख लेना। राज्यपाल पे 2025 में फिर से प्रश्न पूछा हुआ प्रीलिम्स के अंदर। अरे पूछेगा ना, बहुत ही डिबेट में रहता है यार राज्यपाल, बहुत ज्यादा डिबेट में रहता है, तो प्रश्न पूछेगा इसके ऊपर। ठीक है, अगला क्या है, इन द केस ऑफ ए यूनियन टेरिटरी हैविंग ए लेजिस्लेटिव सेटअप, दिस इज अ कंडीशन फॉर दिस, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ द मेजोरिटी सपोर्ट। नो, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करते हैं, कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, तो इस बात को यहां से आप ध्यान रखना एंड आगे से इस चीज को समझना, इन चीजों के ऊपर पढ़ लेना ढंग से कि गवर्नर है वो उसका मतलब कितने स्टेट में अपॉइंट कर सकता है, कौन से इसमें संविधान संशोधन क्या मूल, अच्छा आगे ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी बोल देगा कि मूल संविधान के अनुसार गवर्नर एक से मतलब 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तब वो गलत हो जाएगा, तब वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल संविधान जो था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। हमने ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 वाला जो है उसका कौन इसको ऐड किया है, पहले तो ऐसा नहीं था। तो ये छोटे छोटे जो चीजें होते हैं ना वर्ल्ड, ये यूपीएससी तो यही है यार, यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है, यूपीएससी का ये फेवरेट जोन है। यूपीएससी ऐसा थोड़ी है कि बुक से दूर थोड़ी हो जाएगी यार, आप एक बात भी समझो यार, आपके पास में उसके बाद लिमिटेड जगह है पॉलिटी में प्रश्न पूछने के, और पिछले वो 60 साल से प्रश्न पूछ रही है, फिर भी उसके प्रश्न नए क्यों है, क्योंकि वो हर बार कुछ ना कुछ वर्डों के साथ खींचती है। यूपीएससी आपको लग रहा है कंटेंट के साथ खेलती है, तो आपकी गलत फहमी है, यूपीएससी खेलती है वर्डों के साथ में, वर्ड्स। ठीक है, छोटे छोटे वर्ड्स कहीं पे डाल देती है और फिर हम उसको बहुत ही लाइटली पढ़ लेते हैं एग्जाम के प्रेशर में, और फिर वो गलत आता है, वहां पे खुश होते हैं कि यार ये तो अपना सही है, और जिसपे ये होता है ना कि ये तो अपना सही है, वही अपना सबसे ज्यादा गलत होता है। ठीक है, तो मैंने इस पे एनालिसिस तो पीछे कर ही दिया, क्या पढ़ना है आपको पता चली गया, गवर्नर को ठीक से पढ़ना है पूरा, सुप्रीम कोर्ट के मतलब उसमें जजों की नियुक्ति कौन करता है, कौन हटाता है, क्या उसकी, अब जजेज वाला प्रश्न आ गया तो उसको भी पढ़ लो ठीक से, हालांकि प्रश्न उसमें बार बार आए हुए हैं, तो उसमें फिर से आपको पता चल ही जाएगा कि इस पे पढ़ना है। ठीक है, बट वहीं से सीख लो कि अगर वहां पे जज पे एक ही प्रश्न आ गया कि अपॉइंटमेंट को लेके, तो अब जजेज को भी साथ में पूरा घुमा लो कि जजमेंट को कैसे पढ़ना है, कैसे क्या नहीं। और फिर मान लो यूटी से पूछा गया कि यूटी पे मुख्यमंत्री को कैसे अपॉइंटमेंट होता है, तो उनका ये भी इलेक्शन कैसे होता है ना, यूटीज क्या है, क्या उनका प्रोसेस होता है, यूटी को भी पढ़ लो ठीक से। इस तरह से पढ़ोगे ना, पीवाईक्यू का एनालिसिस तो यही होता है। आपको क्या लगता है पीवाईक्यू का एनालिसिस का मतलब उसके आंसर देख लो कि कौन सा ए है कि बे है, सही है, उससे कुछ नहीं होता भाई, वो गया मतलब गया क्या, वो था ही नहीं कभी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान में अब देखो मैंने अभी पहले पूछा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट को लेकर यूपीएससी ने पूछे। ठीक है, मैंने अभी पूछा था कि अगर आपने वो मनी बिल वाले में बोला था कि अमेंडमेंट के ऊपर भी पढ़ के जाना कि किसके पास में कितनी पावर है। ठीक है, अब देखो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब उसी साल में है, उसी साल में 2013 की बात कर रहे हैं, वो जो मैं पीछे बोला था वापस क्वेश्चन यहाँ पे देखो। अब भारत के संविधान में संशोधन केवल, प्रश्न यहाँ पे अलर्ट हो जाना, जब भी केवल वर्ड डालता है तो तुरंत अलर्ट हो। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। क्या बोला, केवल लोकसभा में, और मैंने वहां पे अभी क्या बोला था कि संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है उसके मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ऊपर पूरी तरह से इक्वल बराबर पावर है दोनों की, किसी पर भी कोई, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है या कोई भी लॉ बनाना है, उसके ऊपर लॉ कौन बनाती है, तो आप कहेंगे, अब देखो यहाँ पे लॉजिकल मामला है कि आप कहेंगे यार कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संसद का काम क्या है, संसद का काम है लॉ बनाना, है ना, संसद कौन बनाएगी, तो हम कहेंगे पार्लियामेंट या फिर संसद बनाएगी। अब जब वो काम संसद का है, किसका, मैं क्या बोल रहा हूँ, संसद का, और संसद में कितने पार्ट है, आप कहेंगे एक प्रेसिडेंट है, दूसरा उसका राज्यसभा है, सॉरी लोकसभा है, और तीसरा कौन है, राज्यसभा। ये संसद के तीनों पार्ट है, और इसका मतलब अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा या कोई भी लॉ बनाया जाएगा, उनके ऊपर तीनों की बराबर पावर होगी, बराबर पावर, इक्वल, और दोनों की सेपरेटली। ऐसा नहीं कि आप संविधान संशोधन कर रहे हो ज्वाइंट सेटिंग कर लो, नो, आपने ज्वाइंट सेटिंग की, इसका मतलब आप लोकसभा को ज्यादा पावर दे रहे हो, क्योंकि लोकसभा के सदस्य ज्यादा होते हैं। अगर ज्वाइंट सेटिंग में आएगा तो वो साधारण बहुमत से पारित होगा, और ज्वाइंट सेटिंग में आकर अगर वो साधारण बहुमत से पारित हो रहा है, तो फिर लोकसभा का वैसे ही पहले से बहुमत है, तो हमेशा लोकसभा भी अपने पास सुप्रीम हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी संविधान संशोधन के मामले में आज तक न कभी इस पे बुलाया जा सकता है, न पावर है, न कभी ऐसा होगा, कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता। यहाँ पे शायद स्टेटमेंट नहीं है, आप ध्यान रखना, आगे हो सकता है कभी स्टेटमेंट ये बना दे कि संविधान संशोधन के मामले में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। नो, राष्ट्रपति कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकता, किसके मामले में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के मामले में नहीं बुला सकता, संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता। ठीक, तो इसका मतलब संविधान संशोधन को ढंग से पढ़ के जाना। दूसरी बात,
संविधान संशोधन जब भी आएगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, मतलब उसमें लेना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि 24वां संविधान संशोधन जो है 24th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके अनुसार राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत कम कर दी थी इंदिरा गांधी ने इसके ऊपर। तो वो पढ़ लेना सारा कि क्या इसके पावर है, क्या संविधान संशोधन किसके पास पावर है या नहीं है ना, वो सारा पढ़ लेना ढंग से। बोल रहा हूं ना यार, ये जो चीज है ना इसके ऊपर 5 स्टार लगा देना। ये जो क्वेश्चन वाला है बार बार पॉलिटी का एकदम फेवरेट जोन है, यूपीएससी के लिए प्रश्न पूछेगी यहाँ से। अब देखो इसका मतलब ये तो गलत हो गया कि लोकसभा में थोड़ी है केवल, वो तो राज्यसभा में भी जा सकता है, बराबर पावर है दोनों की। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, किसने बोला, संघीय फेडरल फेडरल सिस्टम में, ठीक है, संघवाद में कहीं भी परिवर्तन की मांग करता है, मतलब ऐसा कोई भी संविधान संशोधन जो संघवाद का कोई भी सिस्टम है, जैसे मान लो राज्यपाल की नियुक्ति वाला मामला हो गया, या फिर मान लो कोई भी राज्य संघ सूची या राज्य सूची या समर्थित सूची उसके अंदर कोई विषय को बदलने का मामला हो रहा है ना, या फिर मान लो कोई चुनाव प्रक्रिया का कोई चेंज करना, जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव। अब ये प्रश्न हो सकता है इस पे पूछ ले, एक राष्ट्र एक चुनाव के वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, अभी पूरा फेडरेशन का मामला है। अब ऐसे मान लो कोई भी संविधान संशोधन आपको करना है जो संघीय चरित्र से संबंधित हो, तो संशोधन का अनुसमर्थन अनुसमर्थन अनुसमर्थन, ठीक है, यहाँ पे पारित की बात नहीं करना, क्या बोल रहा है, अनुसमर्थन की। अलग अनुसमर्थन मतलब खाली मतलब एक साधारण बहुमत से, अनुसमर्थन का मतलब इतना ही होता है कि साधारण बहुमत से भारत के राज्यों के विधानमंडल, लेकिन यहाँ पे एक सब बोल दे, क्या बोला, सभी राज्यों से। आपको जिसको नहीं दिख रहा है मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, क्या लिखा हुआ है, सभी राज्यों से, सभी राज्यों से, ध्यान रखना, सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा, सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा पारित किया जाना चाहिए, यहाँ पे लिखा होना चाहिए पारित, पारित किया जाना भी आवश्यक है। बात तो ठीक बोली, लेकिन एक वर्ड बड़ा खराब घुसा दिया यहाँ पे, क्या, सभी। अगर आपने आर्टिकल 368, अगेन फेवरेट, 368 सबको एक एक तरीके से पता होना चाहिए, पूरे इसके कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या सुप्रीम, मतलब एकदम हूबहू जुबान पे होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो आपको आर्टिकल 368 के सारे फीचर्स अप्लाइड एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाले एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए पूरी। अगर वो नहीं है, आप यूपीएससी के स्टूडेंट मतलब है ही नो, एस्पिरेंट ही नहीं हो यार आप। अगर इसमें से अभी भी कोई क्लास ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो 2 साल से तैयारी कर रहा है, उसको 368 अच्छे से पता नहीं है, आप यार अच्छे एस्पिरेंट नहीं हो, भले आपको मेरा मतलब बात बुरी लगे बट नहीं हो, 368 पता नहीं है यार, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, होना चाहिए अच्छे से ना। बुरी बात अब पढ़ लो, नहीं है तो पढ़ लो इसको ठीक से जाके। तो 368 की बात कर रहा है, और वहां पे क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा मामला जो संघीय चरित्र का है, ठीक, तो उसके लिए पहली बात तो संसद के अंदर संसद में दोनों सदनों में 2/3 मतलब 2/3 का बहुमत होना चाहिए, ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वाला का। और प्लस में आधे से अधिक राज्य, वहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, आधे से अधिक राज्यों का, क्या वर्ड है वहां पे, आधे से अधिक राज्य, आधे से अधिक राज्य, ठीक है, आधे से अधिक राज्यों की बात कर रहा है। इसका मतलब सभी राज्यों की बात नहीं कर रहा है, और यहाँ पे वर्ड क्या है, सभी राज्य। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत। उत्तर क्या निकल गया, ऑप्शन डी। कौन सा सही है, एक भी नहीं है। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्षमता रखो, हर स्टेटमेंट के ऊपर पूरी तरह से अपना नॉलेज रखो, सब जो भी स्टेटमेंट आता है उनके एक एक वर्डों पे ध्यान रखो। अगर आप इसी स्टेटमेंट को आप है ना ब्लाइंडली पढ़ेंगे कि यदि ऐसा संशोधन संशोधन के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमन करना भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा परित, हाँ ठीक है, ओके रेडी। अरे यार रेडी क्या, यहाँ पे एक शब्द था छोटा सा, आपने पढ़ते टाइम इसको मिस्टेक्स कर दी। मैं बहुत ही आपसे ना फ्रेंड की तरह बात कर रहा हूँ, मुझे वो लॉयलिटी नहीं चाहिए टीचरों वाली, बट मैं आपसे एकदम आपका भाई आपका दोस्त बन के बात कर रहा हूँ कि यार ऐसे पढ़ो उस चीजों को, ठीक। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अब आप संविधान संशोधन के ऊपर पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लोगे, और साथ में इससे मैं आपको 2 चीजें पढ़ रहा हूं कि एक तो आप संविधान संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला है उसको ढंग से पढ़ोगे, और दूसरे में आप एक आर्टिकल जो 368 है उसको आप ठीक से पढ़ के जाओगे, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब इंग्लिश में अपन पढ़ते हैं, क्या है इंग्लिश का क्वेश्चन, इंग्लिश वाले बच्चे देख लें इसको कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड by an introductions of a bill in the लोक सभा, आगे क्या लिखा हुआ है, ओनली, ओनली। अगर ओनली नहीं लिखा होता ना, देखो इस स्टेट में अगर ओनली नहीं लिखा होता, पीछे में अगर यहाँ पे केवल वर्ड नहीं होता तो शायद ही सही हो जाता है। फिर देखो केवल हटा के पूछो कि भारत के संविधान में संशोधन लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा ही नहीं होना चाहिए था, साथ में ये ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब पढ़ो, दोनों को हटा के फिर पढ़ो, भारत के संविधान में संशोधन लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, क्या दिक्कत है। अगर ये केवल और ही 2 वर्ड शब्द यहाँ पे नहीं होते तो फिर सही था। क्या लोकसभा में किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। राज्यसभा में किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक।
लेकिन ये 2 वर्ड ऐसे डाले, इनकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये ऐसे पढ़ना है। आगे देखो, तो इंग्लिश वाले ध्यान रखें, इसको गलत करो। इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंज इन द फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द ऑल, यहाँ पे वर्ड क्या डाला, ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। नो, ऑल नहीं, ओनली एटलीस्ट 50% स्टेट्स, ठीक है, 50% प्लस होना चाहिए उनका। अगर वहाँ पे कह सकते हैं, अगर उसमें रिक्वायर्स है, मतलब रेटिफाइड है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, करेक्ट पूछ रहा है तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे पूछ क्या, अगर यहाँ पूछा कि कितने इनकरेक्ट है, तो फिर दोनों इनकरेक्ट हो जाते, ठीक है। यहाँ पर भी इस शब्दों पर भी ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न को जितना केयरफुली पढ़ोगे ना, उत्तर सही होंगे। अगर उसको धूम धाम पढ़ना शुरू किया एकदम बिना पेशेंस के, तो फिर गलत है। एग्जाम में पेशेंस वैसे ही निकल जाता है अंदर से, है ना। जो बंदे एग्जाम में पर्सन मतलब बैठे हैं उनको पता होगा। अब देखो आगे क्या है, अब आपको यहाँ से पता चल गया। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले भी सुन ले, आपको इसके बारे में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। एक तो आपको जो आर्टिकल है, एक तो आपका आर्टिकल 368 आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, पूरी तरह से मेमोराइज करना, अच्छे से समझ लेना। देखो समझना जरूरी, इसको अंडरस्टैंड करना है। ऐसा नहीं कि आप रट के बैठ गए, रट के बैठोगे तो गलत होगा, रट के बैठोगे एग्जाम में हार जाओगे। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी देख लिए होंगे कि रटे हुए चीजें चल ही नहीं रही है। आपको माइन्यूट लेवल पे समझी होगी तो आप उसका एनालिसिस करेंगे उस चीज का। दूसरी चीज आपको यहाँ पे पढ़नी है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी अमेंडमेंट है, आप भी ध्यान रखें, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका जो भी प्रोसीजर है ना, प्रोसेस जो है, इसको आपको रीड करना है पूरा अच्छे से। ये दो जो चीजें आपके होमवर्क है, इसको ढंग से आपको पढ़ के जाननी है। अगर आप नहीं पढ़ के गए फिर देखो आपके हाल, मैं तो बस कह सकता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो विचार करते हैं इसके ऊपर। पहला क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, किसके ऊपर, महान्यायवादी के ऊपर, अटॉर्नी जनरल। इंग्लिश वाले अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा है, महान्यायवादी। अब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए महादेवी का उल्लेख कौन सा है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 88 जो है वो महान्यायवादी के बारे में, अगर मैं सही हूं तो, जहां तक मुझे पता है 88 के ऊपर ही है, ठीक है। महान्यायवादी के ऊपर आर्टिकल कौन सा, सॉरी महादेव का आर्टिकल 88 नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, महान्यायवादी के ऊपर आर्टिकल 76 है, आर्टिकल 76, ठीक। अब महान्यायवादी का आर्टिकल जो 76 है, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है इसकी कैसे अपॉइंटमेंट होगी, कौन करेगा, तो आपको पता है इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। एक बात यहाँ से ये भी ध्यान रखनी है। दूसरा, अब मैं चीजें थोड़ी सी मेमोराइज कर रहा हूँ। दूसरे आपको पता है कि यार ये किसी संसद जो है, पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट के किसी भी सदन में ये भाग ले सकता है ना। क्योंकि ये है कौन, पहले तो ये समझो, ये है सरकार का वकील, एडवोकेट है, किसका, गवर्नमेंट का। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसका एडवोकेट है। यानी कि अगर कोई भी मामला जो केंद्र सरकार के खिलाफ में लड़ा जाएगा, तो उसकी केंद्र सरकार की तरफ से जो वकील आएगा, जो एडवोकेट आएगा, वो कौन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कहीं पर भी जाएगा अदालत में, तो पता मोदी जी थोड़ी जाएंगे वहां पे, कौन जाएगा, महान्यायवादी जाएगा, ठीक, अटॉर्नी जनरल जाएगा, एडवोकेट है। अब एडवोकेट है, इसका मतलब पूरी सरकार का काम का पता तो होना चाहिए ना इसको। अगर काम का पता ही नहीं तो कई का एडवोकेट। इसके लिए इसको संसद में बैठने का, संसद कार्यों को उसको समझने का, सुनने का इसका हक है, बोलने का भी हक है। ये संसद में बैठ सकता है, सिटिंग कर सकता है, ठीक, वहां पे बोल भी सकता है, अपने भाषण, बोलने का मतलब भाषण भी दे सकता है, अपना कोई भाषण देना, कोई वक्तव्य देना किसी को कर सकता है, बोल सकता है पहले से कि यार आप ये अमेंडमेंट कर रहे हो, बट अगर अमेंडमेंट में ये 5 खोट है, ये कमियां हैं, क्योंकि वो विधि का जानकार है ना। अगर मान लो कोई ऐसी लॉ पारित कर रही है पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में तो उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, अगर ऐसा बिना नॉलेज के मान लो कोई एक चीज वो गलत है, और मान्यवादी को पहले से पता है, क्योंकि वकील है, बहुत सीनियर वकील है, इसका आपको पता होना चाहिए। आप ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इसको अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, इसको अपॉइंटमेंट करने का पूरा आप प्रोसीजर, मतलब इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए इसकी लेके, ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये सारे प्रोसीजर आप पढ़ लेना। इसमें आपको पता चल जाएगा महान्यायवादी आपको नियुक्त करने के लिए क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए, आप पढ़ेंगे वहां पर कि उसको हाई कोर्ट के बराबर का नॉलेज होना चाहिए, हाई कोर्ट का जो जज होता है ना उसके बराबर का नॉलेज, ठीक है, 5 साल का अनुभव होना चाहिए उसको, ये आपको पता रहे। या फिर उसको कम से कम 10 साल तक उच्च न्यायालय में एज ए वकील के रूप में काम क्या होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है, मतलब 3 के 3 ध्यान रखो, कि या तो वो कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट में क्या रहा हो, कहां बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट में जज की बात कर रहा हूँ, या तो हाई कोर्ट में जज रहा हो 5 साल तक, या फिर दूसरा है कि वो कम से कम 10 ईयर तक, 10 ईयर तक हाई कोर्ट में क्या रहा हो, हाई कोर्ट के अंदर एज ए वकील के रूप में उसने काम किया हो, दूसरी कंडीशन। तीसरे है कि प्रेसिडेंट के, देखो प्रेसिडेंट के है जो नजर में, प्रेसिडेंट के दृष्टिकोण के, प्रेसिडेंट के मत के अनुसार
वो न्यायिक मामलों का, जुडिशरी मामलों का, न्यायिक मामलों का, लॉ के मामलों का एक्सपर्ट होना चाहिए, विधिवेता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीन चीजें हैं तो उसको मान्य। अब ये योग्यता हो गई, आपको ऐसे पढ़ के जाना है। छोटे हो सकता है एग्जामिनर यहाँ पे 10 डाल देगा, एग्जाम छोटी छोटी गलतियां करेगा वो, यहाँ पे डाल देगा कि उसको 7 वर्ष का या 10 वर्ष का या 4 वर्ष का हाई कोर्ट में, या फिर यहाँ पे डाल देगा निचली अदालतों में, यहाँ पे डाल देगा सुप्रीम कोर्ट में। आपको पहले से एकदम क्लियर रहना है कि संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है 5 साल हाई कोर्ट, 10 साल हाई कोर्ट वकील, प्रेसिडेंट के नजर में न्यायिक मामलों का जानकार। प्रेसिडेंट का नजर मंत्रिपरिषद हो गया, बट वहां पे फिर भी मंत्रिपरिषद लिखेगा। एग्जाम में हो सकता है ऐसे कि मंत्रिपरिषद की जानकारी में कोई भी व्यक्ति अगर न्यायिक मामलों का जानकारी है, इसका मतलब वो बन सकता नहीं, आपको वहां पे फिर भी गलत मानना है, क्योंकि आपके संविधान में वर्ड क्या लिखा हुआ है, न्यायिक मामलों में राष्ट्रपति का मामले में वो होना चाहिए, राष्ट्रपति की नजर में होना चाहिए। तो इस तरह से एनालिसिस करके जाना है। ठीक, अब देखो, अब एक प्रश्न पे आ जाए वापिस। अच्छा, मैं बीच में बात बता रहा था कि ये मैं जो संसद में बोल सकता है, भाषण दे सकता है, क्योंकि संसद के मामलों को उसको जान के पता होना चाहिए। वो पहले से रोक देगा कि कोई भी लॉ आया है यार, यहाँ पे ये डाउट है, यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वो मामला फंस जाएगा, इसके लिए आप इसमें थोड़ा सा अमेंड कर लो। बोल सकता है, बोलने का आजाद इसीलिए उसको रखा गया है। दूसरा हो सकता है कि बोल सकता है, क्या मत दे सकता है? तो मत नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि वोटिंग कर ले, क्योंकि वोट आपको, अब देखो एक बहुत कॉमन सी बात है, आपको ये पता आना चाहिए कि मत कौन देगा। आप कहेंगे सर संसद के सदस्य देंगे, जो भी संसद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, उनका काम है ना लॉ बनाना। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? नो, ये नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। न्यायवादी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थोड़ी है, इसको आपने चुन के भेजा है क्या कभी, या कहीं पर भी एज ए पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ है? नहीं। तो फिर उसका पावर किसने दे दिया उसको वहां पे, जो इस चीज को आपके देने का, मतलब उसमें वोटिंग करने का? नहीं है कोई भी मतलब देने का अधिकार। लॉजिकली सोचो, जितना लॉजिकली सोचोगे आंसर सही आएंगे, दिक्कत ही नहीं आने वाली। अच्छा, बोलेगा फिर बैठने क्यों दिया, बोलने क्यों दिया? चूंकि अपन के लॉ को सुरक्षित रखना है। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे पूरी मेहनत से एक वोटिंग करवाई, लॉ बनाया, सुप्रीम कोर्ट जाते ही वहां पे खत्म हो गया। इसके लिए पहले से एक कानून की जानकारी वहां पे बिठा दिया कि यार तुम बोल दो यहाँ पे बैठ के, कोई भी दिक्कत हो तो ध्यान रखो। ठीक, ओके। अब इस पे प्रश्न भी देखते हैं कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ले सकता है, क्या दिक्कत है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला है कि लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि समितियां, मान लो ऐसे कोई भी समिति जो काम कर रही है अपॉइंटमेंट के ऊपर, मान लो कोई भी है, कोई कमेटी है, वो कमेटी का मान लो काम करने का, इसको अपन ऐसे करते हैं, हटाई देते हैं। मान लो उसका काम, जो कमेटी है, उस कमेटी मान लो कोई ड्राफ्ट बना रही है, तो हम बैठ सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? कमेटी में बैठेगा, कमेटी ड्राफ्ट बनाती, ड्राफ्ट बनाते भाई ध्यान रख लेगा, तो कमेटी में भी बैठ सकता है, पार्लियामेंट में भी बैठ सकता है, बट कहीं पर भी मतदान कहीं भी नहीं देगा। ठीक है, यह ध्यान रखना। अगला बोला कि लोकसभा में बोल सकता है? हाँ, बोल सकता है, लोकसभा में, बिल्कुल लोकसभा। अब आप ऐसा मत समझना कि राज्यसभा में नहीं बोल सकता, राज्यसभा में भी बोल सकता है, लोकसभा में भी बोल सकता है, कहीं पर भी बोल सकता है। अगला, लोकसभा में मतदान कर सकता है? नहीं, मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि मतदान तो वो व्यक्ति करेगा ना जो संसद का सदस्य है, वो तो नहीं है, तो मतदान नहीं करेगा। अब आप कहेंगे सही है, 3 से हो गए। यहाँ पे कुछ ऑप्शन थे, मैं ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। पहला जो ऑप्शन था वो था ओनली 1, और ऑप्शन जो सेकंड था वो यहाँ पर था 2 and 4, एंड ऑप्शन जो थर्ड या फिर कह सकते सी जो था वो था 1, 2 and 3, एंड ऑप्शन जो 4 था वो ये था 1 and 3। ठीक, तो आप देखो कौन सा, आप देखो कि 4 वाला तो नहीं है, तो 4 वाला नहीं है। वैसे तो आपको सीधे सीधे पता चलता है कि ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 and 3। अब आपका काम मैंने पहले ही दे दिया, आपका इसमें काम क्या है, पूरी तरह से न्यायवादी को ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाएगा, आगे मेरे ख्याल से कोई एक एग्जाम हुआ 2017 या 18, देख लेना आप, मुझे ये अब याद नहीं है, वहां पे ऐसे भी स्टेटमेंट पूछा कि एक ऐसा व्यक्ति कौन है जो संसद का सदस्य नहीं है किंतु संसद में बैठता है। ठीक, तो न्यायवादी है, सीएजी है, बैठ सकते हैं ये लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वालों के लिए अगेन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं, प्रोसीज में भाग ले सकते हैं। बी ए मेंबर ऑफ ए कमेटी ऑफ द लोकसभा, ठीक है, मेंबर ऑफ द कमेटी भी हो सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल बैठ सकते हैं, उसको बनाया जा सकता है कि आप इसका मेंबर बन जाए कमेटी का, और जो भी ड्राफ्ट बन रहा है उसके ऊपर ध्यान रखें, बिल्कुल कर सकते हैं। स्पीक इन द लोकसभा, हाँ बोल सकता है, स्पीक कर ही सकता है, बोल सकता है। वोट इन द लोकसभा, नो, वोट नहीं। तो अगेन आपने देखिए ऑप्शन तो पीछे थे ही, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सही कर लेना। अब आपका काम क्या है, ये जो भी एजी है, एजी के सारे कैसे, उसकी जो अपॉइंटमेंट कैसी होती है, कौन करता है, उसके ऊपर आप पढ़ेंगे।
ठीक, इसकी क्या एबिलिटी होनी चाहिए, इसको योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या योग्यता का उल्लेख संविधान में है या नहीं है, कौन से आर्टिकल में है, ठीक है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपको अटॉर्नी जनरल को ठीक से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, बहुत ही कॉमन और छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि जो भी हमने प्रांतों से जो संविधान सभा में आए थे, प्रांत से सदस्य जो आए थे, उनके बारे में एक प्रश्न है कि उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे भारतीय संविधान के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ठीक, प्रांत जो भी थे उनसे जो संविधान सभा के सदस्य चुन गए थे वो कैसे है, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे डायरेक्ट निर्वाचित हुए थे, ठीक। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, ठीक है। अगला देखते हैं, नामित अपॉइंटमेंट मतलब हाँ अपॉइंट तो नहीं करना चाहिए, वो तो नियुक्त हो जाएगा, नॉमिनेट करना चाहिए। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित। अगला बोल रहा है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता अनुचित, ये तो कुछ है ही नहीं, आपको पता ही पहले से। कांग्रेस पार्टी ने या मुस्लिम लीग ने नामित किए थे, ऐसा भी नहीं है, आपने पढ़ा ही होगा। जो ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, लक्ष्मीकांत के जाके चैप्टर 2 पे देख लेना, नीचे में लिखी होगी कहीं पे पेज पे, ठीक है। अगला क्या लिखा, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, सीधे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष हुआ था, ठीक, तो ये भी गलत है। पीछे कौन सा बना, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो भी प्रांत के, इसमें इलेक्शन कैसे हुआ, जैसे पहले मान ले तो ये था, जैसे ये सेंटर है, सेंटर के मान लो बहुत सारे ये वैसे प्रांत थे, ये प्रांत है, अब यहाँ पे हमें विधानसभा चुननी है, और प्रांत में जो सदस्य आए हैं विधानसभा के अंदर, ये तो सीधे कहाँ से चुन के आए, जनता से चुन के आए हुए थे डायरेक्ट, ठीक। यहाँ पर भी जनता से इस क्षेत्र के चुन के आ गए, इस क्षेत्र के यहाँ से जनता से लोग चुन के आ गए, बैठ गए यहाँ पे, ठीक है। अब इन लोगों ने अपने यहाँ से कुछ लोगों को अपॉइंट किया, या मतलब अपॉइंट नहीं, इसका मतदान किया, जैसे आज राज्यसभा में कैसे होते हैं वैसे यहाँ पे उन लोगों को चुना गया और फिर कहाँ पे भेजा गया, संविधान सभा में भेजा गया। इसका मतलब चुनाव, मतलब भेजे किसने थे चुनाव करके, यहाँ के विधानसभा के सदस्यों ने उनको है जो चुन के भेजा था, है ना, सीधा जनता द्वारा नहीं हुआ था। तो इसके मामले में है जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो ठीक होकर जाए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये वाला, बट हाँ इसमें भी आप ही पढ़ के जाना कि संविधान सभा के सदस्यों का अपॉइंट कैसे हुआ, क्या प्रोसीजर था, है ना, ये थोड़ा पढ़ लेना। इसमें आपको और क्या पढ़ना चाहिए, और आपको मैं आपको बता दूंगा अभी आगे। देखो ये पहले इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं कि विद रेफरेंस टू इंडिया हिस्ट्री द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम द प्रोविंस वेयर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविजंस, नो डायरेक्टली तो नहीं था यहाँ पे ये वर्ड। फिर नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कोई पार्टी के द्वारा नहीं होता, मुस्लिम लीग के द्वारा। इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये ठीक है। सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टाइज, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ये आपको बस एक तो नॉर्मल चीजें ये सबको आती होंगी, आप पढ़ते हैं। तो अब इसमें पढ़ना क्या है, अब आपको पहला तो लक्ष्मीकांत में जो ये चैप्टर दिया हुआ है उसको ठीक से पढ़ लेना, ठीक। उसके अलावा जो भी संविधान सभा के अंदर जो प्रारूप कमेटी बनी थी, हिंदी में लिखता हूँ आपके, है ना, जो भी ड्राफ्ट कमेटी, में इंग्लिश में बोल दूंगा, ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति जो बनी थी, जो आपका प्रारूप समिति बनी थी उसको आप ठीक से पढ़ लेना। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर पहले ये 2013 में प्रश्न पूछा है तो कहाँ हो सकता है कि प्रारूप समिति प्रश्न पूछ ले, और आप देखेंगे 2024 में प्रश्न पूछा प्रारूप समिति से, जाके देख लेना 2024 का पीवाईक्यू देखना, उसके अंदर प्रारूप समिति से प्रश्न पूछा, ठीक। उसके अलावा इसके मेंबर पढ़ लेना, पूरी प्रारूप समिति मतलब कौन अध्यक्ष थे, कब इसका गठन हुआ, क्या काम था, कौन मेंबर थे, ठीक, ये पढ़ लेना। उसके अलावा क्या पढ़ेंगे, जितने भी एक्ट है जो आपकी संविधान बनने की जो पीछे की पृष्ठभूमि है, किसकी रिकमेंडेशन, जैसे कैबिनेट मिशन आया था, अगस्त प्रस्ताव है ना, कि कौन उसके अध्यक्ष थे, कैबिनेट प्रस्ताव कितने सदस्य थे, वो सारी चीजें आप पढ़ लेना, मतलब जो भी लक्ष्मीकांत लिखी हुई है। तो आप कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का आपका जो संविधान निर्माण का जो प्रोसेस था उसमें क्या कौन से अमेंड है, कौन कौन से लोग हैं, किन लोगों की भागीदारी, उनको आप ठीक से पढ़ लेना। वहां से जनरली 2-3 साल में एक प्रश्न आता है, मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, 2 से 3 साल में वहां से एक प्रश्न आता है, ठीक है, और बहुत ही कॉमन रहता है। अब वह लक्ष्मीकांत वाला जो कंटेंट है उसको पढ़ के जाओ और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगला आप हो सकता है प्रश्न ये पूछ ले कि जो संविधान, जो प्रांतों ने जो सदस्य चुन के भेजे थे उनका इलेक्शन कैसे हुआ था, मतलब वो जो गुप्तदान मतदान प्रणाली हुई थी या क्या एकल संक्रमण वो अनुपातिक प्रोसेस है उससे हुआ था, तो वो देख लेना, वहां पे लिखी हुई चीजें हैं, तो सीधी पढ़ना, ढंग से समझना, उसमें कोई वो इतना घुमा के प्रश्न तो नहीं पूछेगा, सीधा प्रश्न पूछेगा, उसको आप पढ़ के जाएंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि मैं प्रश्न तो काफी लेके आया था, मुझे लगता है अपनी चर्चा थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आगे से ध्यान रखेंगे कि थोड़ा उसको जल्दी करें। हालांकि प्रश्न 1-2 और है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बट इसमें अभी एनालिसिस आपको ये प्रश्न दिखा तो आप इसके आंसर जरूर देना। जैसा एक ये प्रश्न हो गया, और इंग्लिश मीडियम वाले प्रश्न, ये वाला इसका इंग्लिश से मुझे नहीं मिला, मतलब वो चूक गया, पीपीटी में नहीं आ पाएगा।
इसको आप देखना, ये आपको प्रश्न पता होना चाहिए। देखो ये 19 प्रश्न क्या पूछा गया, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना है और क्षेत्रीय परिषद है, यहाँ से हुबहू प्रश्न 2025 में आ गया फिर से। 2025 का जो प्रीलिम्स हुआ है यही प्रश्न है। देखिए एक ऑप्शन चेंज है, सेम टू सेम प्रश्न है। 2013 में पहला था और वापस कहाँ आ गया, 2025 में आ गया। उससे पहले एक बार फिर पूछा गया है यही सेम प्रश्न 2014 आई थिंक 2014 में भी रिपीट हुआ था। 2014 में रिपीट हुआ, फिर 25 में हो गया। देखो पीवाईक्यू का खेल, जो पीवाईक्यू कर गए थे उनका प्रश्न ठीक हो गया, बाकी वाले नहीं हुआ। पूछा क्या है कि कौन से का संविधान में उल्लेख है, ये तो यूपीएससी का फेवरेट जगह है कि कौन सा, मैंने भी पूछे बोला ना कि किस चीज का संविधान में उल्लेख है किसका नहीं है, कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, किसकी परिभाषा लिखी हुई है, कौन सा कानून है, कौन सा प्रस्ताव संविधान में है या नहीं है। बार बार ऐसे प्रश्न पूछता है, कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। यूपीएससी फेवरेट जोन है, प्रश्न पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको पता है। अच्छा ये प्रश्न कब पूछा गया, 2013 में, है ना, 2013 में प्रश्न पूछा गया। योजना आयोग, योजना आयोग तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, क्योंकि योजना कार्यकारी है, एग्जीक्यूटिव है। तो दूसरा हटाओ यहाँ से, ये दूसरा हटाया, उत्तर निकल गया। मतलब फिर भी अपना ये उत्तर वाला उद्देश्य था नहीं, तो उसको अपन जो अगले वाले क्लास में करेंगे। बाकी आप लोगों की ये होमवर्क है, आप चाहो तो इसको होल्ड करके और इसके आंसर देने की कोशिश करना। बाकी अपन लोग हैं जो नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। ये पैसा एक्ट से प्रश्न आया हुआ है। फिर अगेन देखो ये जो वन अधिकार जो FRA है उससे प्रश्न आया हुआ है ना। फिर उसके बाद में आपके ये जो संविधान के जो सामाजिक जो न्याय वगैरह ये वाला प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न है। फिर जो भी ऐसे प्रश्न पूछे गए आप उसको अपन लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान दें। और जो भी देखो सीरियसली कैंडिडेट हैं, डेली आप जो यहाँ पे कनेक्ट हुए और इसको क्लासेस को जो कंटिन्यूसली करें, आपको फायदा होगा। बाकी और तो क्या बोल सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है। आई थिंक आपको कुछ गाइड मिला है कि कैसे पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करनी है। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा अपन लोग उस तरह से रखें कि अपन 10 प्रश्न कर सकें। आज तो मेरे ख्याल से तो प्रश्न थोड़े छूट गए हैं, आगे की क्लास में कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।